नमस्कार दोस्तों, मिशन जियोग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी कक्षा 12 के छात्र छात्राएं हैं, उनको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप जो है उसमें मुख्य रूप से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, एक वस्तुनिष्ठ आएगा और एक अति लघुत्तरात्मक आएगा, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन जो आएगा वो बोर्ड ब्लू प्रिंट के आधार पर दीर्घ स्तरीय उत्तर का आएगा। तो यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। पाठ बड़ा महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर अपने मिशन जियोग्राफी यूट्यूब चैनल ने टॉपिक तैयार करके, प्रश्नोत्तर तैयार करके आपके सामने रखे हैं। जरूर पढ़ें। कोशिश है हमारी कि आपके अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो। मिशन जो 90 अबव जो नंबर है आपके आएंगे, तो आप ज़रूर पढ़ें। आज के इस वीडियो में आप हमारे वीडियो से जुड़ने के साथ ही यदि आपने वीडियो को, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसको फॉरवर्ड भी करें। ठीक है, तो आज देखें, आज का टॉपिक अपन शुरू करें। आज का पहला टॉपिक है, उसमें जो पहला प्रश्न है, द्वितीय क्रियाकलाप में विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। तो विनिर्माण उद्योग की जब बात आती है तो इसमें अपन प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे माल, प्राथमिक क्रिया अपन ने पढ़ लिया, ठीक है ना। प्रकृति से प्राप्त होने वाले उत्पाद प्राथमिक क्रियाओं के श्रेणी में लिए जाते हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे माल को तकनीकी सहायता से मूल्यवर्धित माल में बदलने की इकाई क्या कहलाती है? उद्योग, या इसको विनिर्माण इकाई भी कहा जाता है। दोनों सही है, उद्योग कह दो चाहे विनिर्माण इकाई कह दो। ठीक है, अगला प्रश्न, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। विनिर्माण का अर्थ है बनाना, ठीक है ना। तो अपन हाथ से मॉडिफाई करें, इसमें मशीनरी यूज होती है, लेकिन हाथ से बनाने मतलब हम अपने टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए मनुष्य अपने कौशल से इसमें चेंजेस करता है। तीसरा प्रश्न है कि आधुनिक निर्माण की विशेषताएं बताओ। तो आधुनिक निर्माण की क्या विशेषता है? तो वर्तमान में जो मॉडिफिकेशन चल रहा है वो एक प्रौद्योगिकी यंत्र है, एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र है, यानी मशीनरी द्वारा उत्पादन होता है अपने यहाँ पे। विशिष्टता के द्वारा अल्प लागत में अधिक प्रोडक्ट होता है। क्यों? मशीनों से काम औद्योगिक क्रांति 1750 के बाद, औद्योगिक क्रांति 1750 में, उसके बाद से यदि है उत्पादन में विशिष्टता आ गई है, प्लस अल्प लागत में अधिक प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। तीसरा, अधिक पूंजी की आवश्यकता रहती है, क्योंकि मशीनें तकनीकी, ठीक है ना, आदि की यूज करने के लिए अधिक पूंजी चाहिए। बड़े संगठन बन जाते हैं और प्रशासनिक अधिकारी वर्ग रखने पड़ते हैं। एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है उद्योग का, ठीक है ना, तो वो डील करता है, प्रत्येक स्तर पर अपना एक अधिकारी होता है और वो उसको मॉनिटर करता है। इस प्रकार से ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, उद्योग की व्यवस्थापना के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से? तो एक उद्योग जहाँ कहीं भी अपन लगाएंगे उसके लिए महत्वपूर्ण बात है कि कच्चा माल उपलब्ध हो जाना चाहिए। पहली प्राथमिकता है कच्चा माल उपलब्ध हो, ठीक है ना। फिर माल की खपत होने के लिए बाजार की उपलब्ध हो जाना चाहिए। बाजार मतलब लोगों की डिमांड, बाजार मतलब दुकानों से न होकर के यहाँ पे लोगों की डिमांड से है कि उस एरिया में उस वस्तु की डिमांड होनी चाहिए। सस्ता श्रम आपूर्ति हो जानी चाहिए, श्रमिक नहीं मिलते तो वहाँ पे उद्योग इकाई लगाना थोड़ा सा दुष्कर होता है। शक्ति के साधन मिल जाने चाहिए, अपने पास में विद्युत आपूर्ति हो जानी चाहिए। परिवहन और संचार की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हो, माल को लाने और ले जाने में दिक्कत नहीं हो। सरकारी नीति पक्ष में होनी चाहिए। सरकार यदि नहीं चाहती, किसी प्रदेश विशेष में प्रोत्साहन नहीं देती है, तो वहाँ उद्योग नहीं लगाया जा सकता, तो सरकार पक्ष में होनी चाहिए। और उद्योग के मध्य संबंध और उसके पास में उससे संबंधित अन्य कोरिलेटेड उद्योग होने चाहिए, क्योंकि एक उद्योग से के पास में दूसरा उद्योग लग सकता है। जैसे लोहा इस्पात लगा है तो उसके पास में लोहा इस्पात से पार्ट्स बनते हैं, एंगल बनते हैं, सरिये बनते हैं और अन्य जो उत्पाद बनते हैं उनसे रिलेटेड उद्योग लगाया जा सकता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, पिछली बार पूछा भी गया था प्रश्न, स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? तो ये कच्चे माल पर निर्भर न होकर के संगठक कलपुर्जों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि गाड़ियों के पार्ट्स कहीं बनते हो, अब वो जो उद्योग है जहाँ पर पार्ट्स को जोड़ करके और गाड़ी बनाई जाती है, इस तरह का जो क्षेत्र है वो स्वच्छंद उद्योग की श्रेणी में आता है। कंप्यूटर बनाते हैं काफ़ी लोग जो है, तो कंप्यूटर के पार्ट्स दूर दूर से दूसरी जगह से परचेज करते हैं और सिर्फ उनको सेट करने कार्य करते हैं, तो वो इसी तरह के उद्योग स्वच्छंद उद्योग कहलाते हैं। आकार के आधार पर उद्योगों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहत उद्योग, ठीक है ना। 3 प्रकार है आकार के आधार पर। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? कुटीर उद्योग की जब बात आती है तो ये प्रारंभिक के समय में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो विशेष रूप से घरों के अंदर कुटीर उद्योग चला करते थे। तो इसमें स्थानीय कच्चा माल काम में आ जाता था, ठीक है, जैसे मिट्टी के बर्तन है, झाड़ू है, टोकरी बनाना है, ठीक है ना, ये कार्य इसमें आते हैं। और घर परिवार के लोग मिल करके
इसको चला लेते हैं, कोई पूंजी विशेष की आवश्यकता नहीं होती है, न कोई तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इस तरह के उद्योग कुटीर उद्योग कहलाते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न, कृषि पर आधारित उद्योग कौन से होते हैं? तो कृषि आधारित की बात आती है तो ऐसे उद्योग जिनमें कृषि से प्राप्त कच्चे माल को काम में लिया जाता है। ठीक है ना। जैसे शक्कर आधारित, अब शक्कर में चीनी उद्योग जिसको अपन कह सकते हैं, तो चीनी में गन्ना काम आता है और गन्ना खेती से प्राप्त होता है। खाद्यान्न प्रसंस्करण कह सकते हैं अपन, गेहूँ पिसाई है। ठीक है ना। इस तरह के उद्योग है, इसी से संबंधित है। वस्त्र कपास खेतों से प्राप्त होती है, रबड़ पेड़ों से प्राप्त होता है। तो इस तरह के सारे उद्योग किस में आते हैं? कृषि आधारित उद्योग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना। कृषि कारखाने किसे कहते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृषि कारखाने किसे कहते हैं, कन्फ्यूज करने वाला है। जो एक प्रकार का कृषि व्यापार, कृषि कारखाने मतलब एक प्रकार का कृषि व्यापार है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। यहाँ पर क्या है? यंत्र है, रसायन है आदि का प्रोडक्ट किया जाता है। ठीक है ना। कृषि कारखाने क्या है? कृषि का एक प्रकार का व्यापार है जिसमें कृषि से संबंधित जो औजार है उनकी बिक्री, उनका उत्पादन, ठीक है ना, और रसायन विभिन्न तरह के खाद जो है ना, फर्टिलाइजर्स है, केमिकल्स है, उनको बनाया जाता है और बेचा जाता है। ठीक है ना, आदि इसमें शामिल होते हैं। रसायन आधारित उद्योग कौन से होते हैं? ऐसे उद्योगों में प्राकृतिक रासायनिक खनिजों का उपयोग किया जाता है। तो रसायन आधारित उद्योग कहलाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, गंधक, नमक, पोटास। ठीक है ना। तो ये रसायन आधारित उद्योग है, सिंपल सी बात है। खनिज आधारित उद्योग कौन से होते हैं? तो खनिज ऐसे उद्योग जिनमें खनिजों का कच्चे माल के रूप में काम में लेते हैं। कच्चे माल के रूप में क्या काम में लेता है? खनिज। इसमें लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो ये सारे सीमेंट उद्योग चूना पत्थर पर डिपेंड करता है, लोहा इस्पात लोहा एस्क पर डिपेंड करता है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट पर डिपेंड करता है। तो ये कच्चे माल जो है खनिजों के रूप में प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पशु आधारित उद्योग, अब पशुओं से प्राप्त कच्चे माल पर डिपेंड होंगे, सिंपल सी बात है। पर जिन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में पशुओं से प्राप्त माल का उपयोग किया जाता है, पशुओं से प्राप्त कच्चा माल, जैसे कि पशुओं से दूध मिलता है, पशुओं से चमड़ा मिलता है, पशुओं से हड्डियाँ मिलती है, हाथी दांत से संबंधित उद्योग है। तो ये सारे पशुओं के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना। ऊन पशुओं से मिलती है, ऊनी वस्त्र बनाने के उद्योग है। ठीक है ना। तो ये सारे वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है, चमड़ा है। ठीक है। हाथी दांत के चूड़ियाँ बनती है हाथी दांत से। ये सारे उद्योग पशु आधारित उद्योग है, क्योंकि इसमें कच्चा माल पशुओं से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया? तो स्वामित्व मालिकाना हक के आधार पर 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। सार्वजनिक सरकार के अधीन होते हैं, निजी प्राइवेट हाथों में किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, और संयुक्त कुछ प्रतिशत सरकार का होता है और कुछ प्रतिशत निजी हाथों में संयुक्त कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के उद्योग मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है। जैसे कि सार्वजनिक के क्षेत्र में अपन देखें, लोहा इस्पात उद्योग के अंदर जैसे टिस्को था, प्रारंभ में सबसे पहले निजी हाथों में था, और यदि इसको की बात करते हैं इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, वो सरकारी है। ठीक है ना। और इसके अलावा अपन देखें जैसे मारुति वाला है, तो ये संयुक्त है, कुछ % सरकारी है और कुछ % निजी है। अगला प्रश्न है, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, आधारभूत उद्योग। जिन उद्योगों में अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन होता है उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है, जो दूसरे उद्योगों को आधार प्रदान करते हैं। तो महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योग में है लोहा इस्पात उद्योग, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग है सभी उद्योगों के लिए आधार कच्चा माल प्रदान करता है। जैसे लोहा इस्पात तैयार करने के बाद में उससे चादर बनाई जाती है, एंगल बनाए जाते हैं। ठीक है ना। सरिये बनाए जाते हैं। इसके अलावा गाड़ियों के पार्ट्स बनते हैं, अन्य मशीनों के कल पुर्जे बनते हैं, लोहा इस्पात से बनते हैं। तो लोहा इस्पात सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अब दूसरा आ गया आधारभूत उद्योग के अलावा गैर आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो आधारभूत के अलावा, ठीक है, इसका मतलब आधारभूत के अलावा कौन से हो गए? जो उद्योग ऐसे प्रोडक्ट करते हो जो सीधे उपभोक्ता के लिए यूज में आती हो। ठीक है। ऐसे उत्पाद जो उपभोक्ताओं के सीधे उपभोग करने के काम आते हैं वो गैर आधारभूत उद्योग कह लेते हैं। इनको उपभोक्ता उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है। इनको क्या उपभोक्ता उद्योग भी कहते हैं। जैसे बिस्किट बनते ही कंपनी में बाजार में आते हैं तो किसी के लिए कच्चा माल नहीं है, सिर्फ खाए जाते हैं। ब्रेड, चाय, साबुन काम में ले जाते हैं। कागज़ लिखने के बाद में बेकार हो जाता है। श्रृंगार का सामान यूज किया और बेकार हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह के जो उद्योग है वो गैर आधारभूत कह सकते हैं इनको, या उपभोक्ता उद्योग भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि सार्वजनिक व निजी उद्योग में क्या अंतर है? अब एक सरकारी एक निजी, सिंपल सी बात है। जिन उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण होता है
वो सरकारी होते हैं, और जिसके ऊपर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है उत्पन्न और वितरण पर, तो वो निजी होता है, प्राइवेट, जिसको अपन कहते हैं अपनी भाषा के अंदर। तो सिंपल ही है। अगला प्रश्न है, यूरोप में का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? तो यूरोप का रूअर औद्योगिक प्रदेश, यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश था प्रारंभ में, और ये जर्मनी में स्थित है। रूअर वैसे कोयला, रूअर औद्योगिक प्रदेश कोयले पर डिपेंड करता है, और यहाँ लोहेस्क और कोयला प्रचुर मात्रा में प्रारंभ में था, ठीक है ना। तो ये जर्मनी का है। कहाँ का है? जर्मनी में है। और रूहर किसके लिए प्रसिद्ध है? रूहर जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कोयला भरपूर मात्रा में निकलता था, ठीक है। अगला प्रश्न, रूहर कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आ गया प्रश्न, जर्मनी में। नया रूहर औद्योगिक प्रदेश क्या? अब देखो, रूहर औद्योगिक प्रदेश जो था उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है। मॉडिफिकेशन होने का मतलब पहले यहाँ लौह इस्पात उद्योग लगा होता था, लेकिन आजकल लौह इस्पात उद्योग यहाँ का लौह अयस्क खत्म हो चुका है, ठीक है ना। और लौह अयस्क खत्म होने के कारण इस औद्योगिक प्रदेश का स्थान दूसरे उद्योगों ने ले लिया। तो नया रूहर औद्योगिक प्रदेश किस में कन्वर्ट हो गया? जर्मनी का रूहर औद्योगिक प्रदेश अब लौह इस्पात उद्योग के स्थान पर नए उद्योगों की स्थापना यहाँ पे हो गई। कौन कौन से उद्योग यहाँ पे चल रहे हैं? ओपेल कार कारखाना, रासायनिक संयंत्र लगा दिए गए, ठीक है ना। तो लौह इस्पात से इसका स्थानांतरण हो चुका है, आधुनिक उद्योग यहाँ लग चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोहे को गलाने के लिए किन किन चीज़ों को काम में? लोहा ऐसे जिस रूप में निकाला जाता है तो उसको शुद्ध किया जाता है, और शुद्ध करने के लिए एक भट्टी काम में लिया जिसको झोंका भट्टी कहते हैं, ठीक है। झोंका भट्टी है, उसके अंदर लोहे ऐस को डाला जाता है, और साथ में क्या डाला जाता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर, लोहे ऐस और कोयला, ठीक है। कोकारी कोयला होता है, उससे उसको बर्न करके और पिघलाया जाता है। पिघला करके जो शुद्ध लोहा है वो एक साइड में कर लिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और वेस्टेज जो है एक साइड में निकाल दिया जाता है। जो लोहा शुद्ध होने के बाद में एक साइड निकलता है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, और उसको कच्चा लोहा कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोयला है, चूना पत्थर काम आता है, और एक कोयला काम आता है, लोहा ऐसा तो आता ही आता है। इस्पात बनाने के लिए लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? सिंपल सा बात है, प्रश्न पूछा भी गया था पिछली बार भी, मैग्नीज मिलाया जाता है, ठीक है ना, इस्पात तैयार करने के लिए। लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ की जाती है? इसका मतलब जगह नहीं पूछी, जहाँ जहाँ ये चीज़ें मिलती हो। लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना जहाँ लोहा इसके मिलता हो, मैग्नीज मिलता हो, कोयला मिलता हो, चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता हो, वहाँ पे सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते हो, बाकी उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक जो तत्व है वो सारे उपलब्ध हो जाते हो, वहाँ पे मुख्य रूप से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न, जंग का कटोरा किसे कहते हैं? जंग का कटोरा, तो कहीं युद्ध मत कर लेना। जंग का कटोरा का मतलब है, अमेरिका के अंदर लोहा इस्पात औद्योगिक प्रदेश था पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग अमेरिका का लोहा इस्पात औद्योगिक प्रदेश था। इस औद्योगिक प्रदेश के अंदर लोहा इस्पात उद्योग है वो जर्जर हो चुका है, वहाँ लोहा इस्पात उत्पादन बंद हो चुका है, और बंद होने के कारण यहाँ जो मशीनें पड़ी थी, जो कारखाने लगे थे, उसमें जंग लग चुका है। इस कारण से इस्पात उत्पादन यहाँ बंद होने के कारण इस प्रदेश को, पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है। देखो, एक तो पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में है, एक है सेंट पीटर्सबर्ग, वो सोवियत संघ रूस में है, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा कहीं पूछे, मानचित्र में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो जंग का कटोरा समझ गए। अगला प्रश्न, बर्मिंघम औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है? बर्मिंघम औद्योगिक प्रदेश ग्रेट ब्रिटेन में है, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ की जाती है? जिन क्षेत्रों में कपास, नम जलवायु, विद्युत, सस्ते श्रमिक, परिवहन, संचार के साधन उपलब्ध हो, वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग लगाया जा सकता है। कपास कच्चा माल, नम जलवायु धागा प्रॉपर बने, कपड़ा है अच्छी गुणवत्ता का और बारीक बनाया जा सके, इसके लिए नमी वाली जलवायु अति आवश्यक है। यही तो कारण है भारत के अंदर बॉम्बे है, अहमदाबाद है, सूरत है ना, यहाँ पे सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलें स्थापित की गई थी, इसका यही कारण है। और कपास उत्पादन क्षेत्र हो। अगला प्रश्न है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कौन से होते हैं? उच्च प्रौद्योगिकी, नाम है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग है, तो जिसमें अधिक तकनीकी यूज होती हो, तो जिन उद्योग में उच्च प्रौद्योगिकी के साथ में उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। जिन उद्योगों में उच्च प्रौद्योगिकी के साथ उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उत्पादकों का निर्माण किया जाता है, इंजीनियरिंग चीज़ें बनती है यहाँ पे, ठीक है। तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कहलाते हैं, जिसमें अधिक टेक्नोलॉजी चाहिए, बस ये ध्यान रखो। अगला प्रश्न,
सफ़ेद कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? तो व्यावसायिक श्रमिकों को, जो व्यवसाय सामान्य करते हैं, उन श्रमिकों को सफ़ेद कॉलर श्रमिक कहा जाता है। सिंपल सी बात है। प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं? प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं? तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित है, आत्मनिर्भर उच्च विशिष्टता लिए हुए होते हैं, प्रौद्योगिकी ध्रुव कहलाते हैं। यानी ऐसे उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र जो होते हैं, जो आत्मनिर्भर और विशिष्टता लिए होते हैं, ठीक है ना, तो प्रौद्योगिकी ध्रुव कहलाते हैं। जैसे कि सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वन, ठीक है, ये अपना दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, और सैन फ्रांसिस्को पास में बेंगलुरु भारत, कर्नाटका। तो ये सारी क्या है? उच्च प्रौद्योगिकी ध्रुव वाले क्षेत्र है, ठीक है ना, और इनको उच्च प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेंट पीटर्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है? तो सेंट पीटर्सबर्ग की अभी बात मैंने की थी, पीटर्सबर्ग की बात आती है, सोवियत संघ रूस में है, और इसका नाम आजकल चेंज कर दिया गया है, सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद, इसका नाम क्या रख दिया गया है? लेनिनग्राद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, क्योंकि ये जर्मन भाषा का शब्द था सेंट पीटर्सबर्ग, तो इसको सोवियत संघ रूस वालों ने इसका नाम लेनिन के नाम पर लेनिनग्राद किया था। और अंतिम प्रश्न इस पार्ट का है, नीला कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? वास्तविक उत्पन्न करने वाले श्रमिकों को नीला कॉलर श्रमिक कहा जाता है। तो देखो, एक तो रेड कॉलर, लाल कॉलर श्रमिक जो हार्ड वर्क करते हैं, ऐसे श्रमिक जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, सामान्य प्रोडक्ट करते हैं, नीला कॉलर। और जो बहुत ही तकनीशियन श्रमिक होते हैं, टेक्निकल कार्य जो करते हैं, उनको सफ़ेद कॉलर श्रमिक कहा जाता है। 3 तरह के आए हैं इसमें, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन इस पार्ट से महत्वपूर्ण जो बनते हैं वो आपके सामने उपलब्ध है। संपूर्ण पार्ट को कवर करने की कोशिश की है। इसमें 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें जैसे कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का प्रकार मैंने यहाँ बताया है, निजी है, ठीक है ना, एक सरकारी है, सार्वजनिक है, और एक संयुक्त है। तीनों की व्याख्या थोड़ी की जा सकती है, हाफ पेज का लिखा जा सकता है। इसके अलावा उद्योगों के प्रकार है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहत उद्योग, उनके बारे में लिखा जा सकता है, ठीक है ना, और बताया जा सकता है, तो वो थोड़ा सा विस्तृत लिखा जा सकता है। तो इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप देखें हमारा मिशन जियोग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और PDF प्राप्त करने के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, व्हाट्सएप पर जुड़ें, और इस पेज का PDF फाइल आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें मिशन जियोग्राफी यूट्यूब चैनल।